हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों हम बात करेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा। और आज संभवतः लास्ट लेक्चर हो या कल तो कंफर्म लास्ट लेक्चर होगा ही इसका, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं इसके आंकिक प्रश्नों की, ठीक है। आप पेज नंबर 247 निकालिए बच्चों, पेज नंबर 247, और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। जो आंकिक प्रश्न हैं उनमें हम पहले प्रश्न की बात करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती बोल्टता का आपको समीकरण दे रखा है। क्या? V इज इक्वल टू 50 साइन 157t प्लस 5 वोल्ट प्लस 5। यह आपको एक प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण दिया हुआ है। क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती बोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान और प्रत्यावर्ती बोल्टता की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में तो बच्चों आपको BRMS निकालना है और सेकंड क्वेश्चन में आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सोचिए बच्चों, ऐसे बहुत क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में जो ज़्यादा सोचने वाली बात है। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे बच्चों इसका आंसर? आपको BRMS चाहिए ना, और आप सभी जानते हो कि BRMS का फॉर्मूला होता है B0/√2। तो BRMS इज इक्वल टू V0 शिखर बोल्टता है बच्चों 50/√2। और आप जानते हो बच्चों कि 1/√2 मैंने आपको सीधा याद करवाया है 0.707। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5 से तो ये आएगा 3535। एक 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, पर एक जीरो भी तो है। 35.35 वोल्ट, 35.35 वोल्ट। दो कितनी सरल कैलकुलेशन, कितना इजी तरीका है बच्चों। मैंने आपको जो चीज़ बताई है अगर आपने याद कर रखी हैं तो बस लिखना है, कुछ खास काम नहीं करना आपको। वोल्टेज का हमें एक समीकरण दिया हुआ था बच्चों। इस समीकरण में जो साइन से पहले लिखा हुआ है वो B0 है, और इसी B0 का यूज करके आप BRMS निकाल सकते हो। और जो T का गुणांक है 157 वो है आपका ओमेगा। मैं अगर सेकंड क्वेश्चन करूं इसका, तो इसमें ओमेगा है 157। हाँ या ना बच्चों? अगर ये 314 होता तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती, और 157 314 का आधा है, तो 50 का आधा, मुझे तो आंसर सीधा पता है 25 हर्ट्ज। फिर भी आप देखें, क्या आप ओमेगा को 2πf जमाओगे? ये 157 है। फ्रीक्वेंसी के लिए आप 157, 2π है 3.14। और बच्चों अगर मैं दो पॉइंटों को हटा के ऊपर 2 जीरो लगाऊं तो 157 गुणा 100 बटे 2 गुणा 314। 157 से 314 2 बार कटेगा, 2 गुणा 2 4, 4 का भाग 100 में दूंगा तो आपका आंसर आएगा 25 हर्ट्ज। क्लियर है? तो जो BRMS है, BRMS वो है बच्चों 35.35 वोल्ट, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी आई है, जो आवृत्ति आई है, वो कितनी आई है? 25 हर्ट्ज आई है। उम्मीद है आप सभी को ढंग से क्लियरली, बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 2 की। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िए। किसी समय स्मॉल t पर ज्यावक्रिय
प्रत्यावर्ती धारा का मान, भाई नॉर्मल बात कर रहा है, टी समय की बात कर रहा है, इसका मतलब तात्क्षणिक मान की बात कर रहा होगा। याद करो बच्चों, आप किसी विशेष समय पर जब मान बोलना होता है तो उसे हम कौन सा मान कहते हैं? तात्क्षणिक मान। क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी समय स्मॉल टी पर ज्यावक्रिय प्रत्यावर्ती धारा का मान, यानी कि जो आप आई बराबर ज्यावक्रिय मानना है, मतलब करंट का समीकरण आपको कितना लेना है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मानना है बच्चों। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। शिखर मान का पहले में तो आधा और दूसरे में √3/2 गुना होगा। आपको स्मॉल टी निकालना है बच्चों। कंडीशन क्या है? फर्स्ट में जो धारा का मान है वो शिखर मान का आधा दिया हुआ है, और सेकंड क्वेश्चन में जो धारा का मान है वो शिखर मान का √3/2 गुना दिया हुआ है। √3/2 गुना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझ लें, पहले क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है भाई। बोल रहा है ज्यावक्रिय धारा का, यानी कि करंट का समीकरण कितना मानना है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। टी आपको फाइंड आउट करना है, जबकि धारा का मान शिखर मान का आधा है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप आई की वैल्यू जमाइए। आई की वैल्यू क्या जमाओगे आप? आई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई नॉट 1/2। बच्चों आई नॉट से आई नॉट कट गया, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। और बताओ, अगर साइन थीटा 1/2 है, यानी कि ओमेगा टी, और साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है बच्चों? π/6 पर। साइन 30 याद है क्या? साइन में वैल्यू 1/2 किस एंगल के लिए होती है? 30 के लिए। तो बच्चों डिग्री में 30 लिख दो, या फिर रेडियन पद्धति में आप π/6 लिख दो, एक ही बात है। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई? π/6। अब यहाँ से सॉल्व करना है और स्मॉल टी निकालना है। क्या मैं ओमेगा को 2π/t पुट कर दें, और ये स्मॉल टी, दिस इज π/6। बच्चों पाई ने पाई कैंसिल कर दिया। आपको तो स्मॉल टी चाहिए, तो स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी ऊपर जाएगा और 2 यहाँ नीचे आएगा। 6 का 2 से गुणा होगा 12, तो वो समय आएगा आवर्तकाल का 1/12वां भाग। अगर स्मॉल टी का मान बच्चों कैपिटल T/12 है, अगर स्मॉल टी का मान कैपिटल T/12 है, तो फिर धारा का मान अपने शिखर मान का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन हमें करना था कि वो समय निकालिए जब धारा का मान शिखर मान का आधा है। तो धारा नॉर्मल टी समय की बात की, इसलिए मैंने तात्क्षणिक आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मानी। शिखर मान का आधा तो आई नॉट का आधा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो, और अगर आपसे ना हो तो आप बोर्ड पर देखिए। फिर वही करंट का समीकरण मुझे जमाना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है बच्चों आई नॉट √3/2। ठीक है, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू √3/2 बच्चों। और आगे बढ़े अगर हम, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, ले बताओ देख, साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है? मतलब यहाँ साइन को हटा दीजिए आप, तो यहाँ से क्या बचेगा? ओमेगा टी इज इक्वल टू π/3। साइन की वैल्यू √3/2 60 डिग्री पर होती है। कहाँ होती है? 60 डिग्री पर। तो डिग्री में 60 लिखो, चाहे रेडियन में π/3 लिखो, बात तो एक ही है। अब आप सॉल्व करो और स्मॉल टी निकालो। जैसा कि आप जानते हो, ओमेगा 2π कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू π/3। पाई ने पाई कैंसिल कर दिया, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू T/6। यदि टाइम पीरियड जो स्मॉल टी है वो टाइम पीरियड का 1/6 गुना हो, तो करंट √3/2 गुना हो जाएगा शिखर मान का। कर सकते हैं ना ऐसे कोई भी क्वेश्चन वही आएगा जिस पर साइन का मान आप निकाल पाओगे। तो शायद दोनों क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है ना? तो एक बार आप नोट करें इनको। चलिए, पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लें।
ठीक है, जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 आराम से आप लिख लेना, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बच्चों। 10 ओम का एक प्रतिरोध और 100 मिली हेनरी का एक प्रेरकत्व। जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू 10 ओम दी हुई है और जो प्रेरकत्व है वो 100 मिली हेनरी। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हो, मिली को हटाना होगा क्योंकि हमने तो प्रेरकत्व की यूनिट क्या पढ़ी है, हेनरी पढ़ी है। और मिली कैसे हटेगा बच्चों, 10 की घात -3 से। तो आप इसको आगे चलकर 100 गुणा 10 की घात -3 लिखने वाले हो। और बच्चों 100 को लिख सकते हैं हम 10 की घात 2 और 1 10 की घात -3 है, जुड़ेंगे बच्चों तो 10 की घात -1 हेनरी। कन्वर्जन आप समझ जाते होंगे। वैसे श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी हुई है, मतलब सर्किट कौन सा हो गया बच्चों, RL। उसको वोल्टेज दिया हुआ है B = 100 cos ωt। वोल्टेज कितना दिया है हमें, 100 cos ωt। जो सोर्स है, इसका मतलब AC सोर्स की बात करवा रहा है भाई। वोल्टेज परिवर्ती है ना, अगर DC सोर्स होता तो वोल्टेज फिक्स होता, पर चूंकि वोल्टेज टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब AC सोर्स है। परिपथ में प्रवाहित धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करो। बच्चों आपको कलांतर फाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ लें पहले ढंग से, फिर पढ़ेंगे आगे। बहुत इजी क्वेश्चनों में से है। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, आपको प्रेरकत्व दिया हुआ था 100 मिली हेनरी। और जैसा कि हम जानते हैं सभी, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। तो मैंने इसको हटाया 100 गुना 10 की घात -3 से, तो ये बच गया 10 की घात -1 हेनरी। और वोल्टेज का समीकरण है B = 100 cos ωt। और बच्चों आपको निकालना है कलांतर फाई। तो कलांतर का सूत्र क्या होगा पता है, tan इनवर्स XL/R। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स नजर आती है मुझे तो। रीजन, XL क्या रखने वाले हो आप, ω_L, और ओमेगा तो दिया ही नहीं है ना, तो बिना ओमेगा के हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैं सोचता हूँ इसका आंसर π/4 आ रहा है। π/4 तब आया होगा शायद जब tan इनवर्स अंदर कितना आता है 1, और जब tan इनवर्स 1 लाना हो तो रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ऊपर 10 आना चाहिए। मतलब ये 100 है, यहाँ पर 100 टी कर लेना, 100 टी करना बच्चों इसको। V = 100 cos 100 टी करना। क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी सी, है ना, आप समझना ध्यान से। हमसे बच्चों कलांतर पूछा है और कलांतर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, tan इनवर्स XL/R। सही है ना भाई। चलो वैल्यू जमाना इसके अंदर। तो फाई बराबर tan इनवर्स क्या है, XL बच्चों ω_L होता है, और नीचे कितना है R। क्या सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हैं। tan इनवर्स ओमेगा कितना है, T का गुणांक होता है। देखो वैसे ये कॉस में दिया हुआ है ना वोल्टेज, हम साइन में लेते हैं बच्चों, याद रखना हमेशा। तो आप चाहो तो इसको यहां ये भी लिख सकते हो 100 साइन। मैंने दो तरीके बता रखे हैं, या तो +θ या -θ। बाहर चिन्ह प्लस का है तो साइन π/2 + 100t। एग्जैक्ट समीकरण तो ये रहा होगा, पर इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है वैसे इस क्वेश्चन में। तो आगे कई सवालों में फर्क पड़ सकता है बच्चों। ओमेगा टी का गुणांक 100 है, यहां भी टी का गुणांक 100 है, तो ओमेगा की वैल्यू तो कितनी आ गई 100। रही बात एल की, कितना है 10 की घात -1, और रेजिस्टेंस कितना है 10। तो जब 100 का 10 की घात -1 से गुणा करोगे बच्चों तो कितना बचेगा 10, और नीचे भी 10 है, तो क्या tan इनवर्स 1 होगा। और जैसा कि आप जानते हो tan इनवर्स 1 की वैल्यू है 45, यानी कि π/4। इसका मतलब धारा और वोल्टता के बीच
कलांतर कितना आएगा बच्चों, π/4 आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी बढ़िया है। अब जैसा कि आप जानते हो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई ना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और 2 में वो इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। क्लियर, नोट करें, मैं तब तक ये साइड इरेज करता हूं भाई, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं कहां तक, 3 तक, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार मेरे साथ आप क्वेश्चन जरूर पढ़ें। 1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1 किलोहर्ट्ज। तो जैसे कि मैं किलो को हटाऊंगा तो 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए 100 मिली हेनरी के प्रेरकत्व तो 100 मिली हेनरी का है, वापस से 10⁻⁻1 हेनरी बचने वाला है। प्रेरकत्व का प्रतिघात ज्ञात करना है, और यदि स्रोत की वोल्टता 6.28 वोल्ट है तो इसकी धारा का मान भी ज्ञात करना है। बच्चों देखो ध्यान से, 1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति, समझना जितना समझ में आ जाए। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 किलोहर्ट्ज, तो किलो को तो तुरंत हटाते हैं, आपको जानते हो आप, तो 10⁻³ हर्ट्ज। एक का भाई किलो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻3, तो किलो को रिमूव कर दिया, हटा दिया, और 10⁻3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 100 मिली हेनरी के प्रेरकत्व, जो प्रेरकत्व है वो है 100 मिली हेनरी, मतलब क्या, इसको 10⁻⁻1 हेनरी लिख दूं। अभी आपके सामने मैंने खूब डीपली लिखा है, और बच्चों इतना आप सब जानते हो। 100 मिली हटाएंगे 10⁻⁻3, और 10⁻⁻3 का 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻⁻1 आएगा। आगे पढ़िए, प्रेरकत्व का प्रतिघात, प्रेरकत्व का प्रतिघात तो बच्चों XL होगा, यह ज्ञात करना है। आगे बढ़िए, यदि स्रोत की वोल्टता 6.28 है, सोर्स की वोल्टेज दिया हुआ है बिना नाम के, और जब भी कोई चीज बिना नाम के हो बच्चों तो आप उसे BRMS मान लोगे। BRMS है 6.28 वोल्ट, 6.28 वोल्ट। प्रेरकत्व में धारा का मान भी ज्ञात करो, I भी हमें ज्ञात करना है। सवाल समझें, सवाल का डाटा क्लियरली समझ में आ गया तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, तो वैसे भी आपको समस्या नहीं आएगी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, L दिया हुआ है, तो बताओ XL निकालना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, क्योंकि XL होता है ω/L या 2πfL, F और L दोनों चीज है, XL आ जाएगा। BRMS है और I है। बच्चों I में भी कौन सी निकालनी है, बिना नाम के पूछ लिया, इसका मतलब IRMS ही निकालना है। अरे आवृत्ति है मतलब AC सर्किट है, और AC सर्किट में जब कोई भी चीज बिना नाम के आ जाए, कितना अच्छा तरीका बताया आपको मैंने, जब भी बिना नाम के आ जाए आप RMS मान लेना। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम चर्चा XL पर करते हैं भाई। हम सब जानते हैं XL होता है ω/L और ये होता है 2πfL। क्या सारे आंकड़े जमा दें इसके अंदर, 2 पाई की वैल्यू बच्चों 3.14, फ्रीक्वेंसी है 10⁻³ और L कितना आया है 10⁻⁻1। अब इसे सॉल्व करके देखिए, 10⁻³ गुणा 10⁻⁻1 आधार समान होने पर घातों को जोड़ोगे बच्चों, तो 10⁻³ में जब 10⁻⁻1 जोड़ेगा तो ये बनाएगा 10⁻², हाँ या ना। और जब इसका 3.14 से गुणा करूंगा बच्चों तो ये बन जाएगा 314, और जब 314 का 2 से गुणा करूंगा तो 628, यानी कि जो XL है गुणा करके देखना, बड़ा आसानी से आंसर आएगा, 628 ओम आ गया। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, सारों में बात समझ में आ जाएगी आपको। इतना मैंने आपको पढ़ा रखा है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो, एक बार में समझ में आना चाहिए। बच्चों अगर आप बात कर रहे हो IRMS की, तो मैं आपको करंट कैसे याद कराता हूं भाई। अगर करंट IRMS है तो वोल्टेज भी RMS होगा। अगर मान लो मुझे करंट चाहिए होता I0 तो वोल्टेज भी होता V0, जैसा करंट वैसा वोल्टेज। और करंट का फॉर्मूला हमारे दिमाग में है वोल्टेज बटे रुकावट, और ये तो L सर्किट की बात कर रहा है, रुकावट कितनी होगी इसकी XL, खत्म।
BRMS कितना है? BRMS है बच्चों 6.28 बटे XL कितना है बच्चों? ये है 628। अब दिमाग लगाओ, क्या आप जो अंश में 6.28 लिखा हुआ है, क्या इसको मैं 628 गुणा 10 की घात -2 लिख सकता हूं क्या? विचार करें बच्चों, जो 6.28 लिखा हुआ है, क्या आप इसको 628 गुणा 10 की घात -2 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। 628 से 628 कट जाएगा, तो जो IRMS आएगा वो आएगा 0.01 एम्पियर। धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है ना, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.01 एम्पियर। नोट करो आप सभी, चलो इसको। ठीक है ना भाई? तो ये हुए क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब हम आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, एक बार आप नोट करते जाएं, तब तक मैं इसको साफ कर लेता हूं। देखिएगा, अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की पढ़िए मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी है। प्रेरकत्व बोले तो कैपिटल L, और कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो है 1 हेनरी, 1 हेनरी है। आगे बढ़िए। किस आवृत्ति पर प्रतिघात 3140 होगी? बच्चों 2 क्वेश्चन हैं, और जिनमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आवृत्ति पर, यानी कि आवृत्ति ज्ञात करनी है। प्रतिघात, प्रतिघात कितना? 3140 ओम। किस आवृत्ति पर प्रतिघात 3140 है? बच्चों प्रेरकत्व की बात कर रहा है, इसका मतलब आपको प्रेरणिक प्रतिघात दिया हुआ है। कितना? 3140 ओम। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन समझो आप तो। कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो 1 हेनरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति क्या होनी चाहिए ताकि इसका प्रतिघात 3140 हो। तो बच्चों समझने वाली बात यह है कि सर प्रतिघात 2 प्रकार का है, XL और XC। ये कौन से वाले प्रतिघात की बात कर रहा है? तो चूंकि इसने L की वैल्यू दी है तो XL की ही बात करेगा, अगर C दिया होता तो फिर XC की बात करता। तो अब तो ये बहुत सरल क्वेश्चन बना दिया मैंने आपको, फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। XL का सूत्र क्या होता है? ओमेगा L, और ओमेगा को मैं 2πfl जमा दूंगा। बच्चों हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या बन जाएगा? XL अपॉन 2πl। तो इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू XL कितना है बच्चों? 3140। समझिएगा ध्यान से। 2 पाई है 3.14, पर क्या मैं 314 गुणा -2 लिख दूं? बात तो वही है ना, क्योंकि 3140 मुझे 314 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू 3.14 ना जमा कर बच्चों 314 गुणा 10 की घात -2 जमाई है। और बात करें अगर हम L की, तो वो कितना है? 1। अब देखो 314 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से बच्चों ये 5 बार कैंसिल होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना, संख्या तो बचेगी 5, और 10 की घात -2 ऊपर जाकर प्लस की 2 हो जाएंगी, तो फ्रीक्वेंसी आएगी साहब 500 हर्ट्ज। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इसी तरीके से करा रहा हूं भाई। प्रेरकत्व का मान आपको 1 हेनरी दिया हुआ है, किस फ्रीक्वेंसी पर जो इसकी प्रतिघात है। अब चूंकि बात करिए इसने प्रेरकत्व की, तो प्रतिघात रहेगी प्रेरणिक प्रतिघात, कितनी है? 3140 हो। तो आपने प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र लगाया XL, ओमेगा L 2πfl, F की वैल्यू XL अपॉन 2πl, सारे आंकड़े पुट करें, एकदम सिंपल कैलकुलेशन से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। ये तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हुआ।
तो ये हुआ हमारा साहब क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबको अच्छे समझ में आया होगा। और इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी है 5th में। इसे एक संधारित्र की धारिता क्या होनी चाहिए कि उसी आवृत्ति पर उसका प्रतिघात उतना ही रहे। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन नंबर 2, 5 में 2 क्वेश्चन है ना। 2 कि एक संधारित्र की धारिता क्या होनी चाहिए, सी का मान निकालना है ताकि उसी आवृत्ति पर, कहने का मतलब फ्रिक्वेंसी जो इस क्वेश्चन में काम में आई है 500 हर्ट्ज, और इसका प्रतिघात, संधारित्र का जो प्रतिघात है उसे लिखोगे आप XC, उतना ही हो, मतलब 3140 ओम ही हो। सवाल समझो बॉसों के, तो ये सेकंड सवाल ही समझ में नहीं आएगा भाई। उस संधारित्र की धारिता ज्ञात करो, C का मान निकालना है जिसमें फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज है ना, मतलब वही आवृत्ति, वही प्रतिघात, वही फ्रिक्वेंसी, वही XC। तो अब कैसे निकालेंगे साहब, एक नया क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। सूत्र क्या जानते हो बच्चों आप XC का, बोलो देख कि साहब 1/2 पाई FC, 1/ω/c जानते हो ना। तो यहां से C का सूत्र क्या निकलेगा, C = 1/2 पाई f XC। क्या सारे आंकड़े आपके पास अवेलेबल है, पुट कर दीजिए। C = 1/2 पाई की वैल्यू है बच्चों 3.14, फ्रिक्वेंसी कितनी है 500, XC कितना है 3140। आप देख रहे होंगे कि कैलकुलेशन कितनी टफ हो चुकी है, फिर भी मैं कुछ हद तक इसको सॉल्व करता हूं। देखो 500 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000, 1000 का मतलब 3 जीरो, 1 जीरो यहाँ से 4 जीरो, पर 2 जीरो यहाँ गायब हो जाएंगी, 2 जीरो बचेंगी, कुछ ऐसा बचेगा 1/314 गुणा 314, और 2 जीरो जब ऊपर जाएंगी तो 10 की घात -2। अब बच्चों कैलकुलेशन आप खुद करोगे, मैं आपको आंसर बोल दे रहा हूँ। आंसर है 0.11 माइक्रोफैराड। बिल्कुल बहुत कम आएगा, आंसर बहुत कम आएगा, और सही है शायद 0.11 माइक्रोफैराड। आप भैया कैलकुलेशन खुद करके देखना, कैलकुलेशन बच्चों आप खुद करके देखना, ठीक है। आप कहो तो मैं आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन तो दिखा सकता हूं, किसी के दिमाग को डाउट हो तो देख लीजिए। 314 को 300 मान लीजिए, तो 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो यहां से आएंगी, ऊपर जाकर -4 हो जाएंगी, 2 पहले से बैठी हुई हैं, -4 और 2 -6, मतलब माइक्रो तो आपको समझ में आ गया होगा। 314 को ऑलमोस्ट 300 मान लिया हमने, तो 300 में 3 बचा, 300 में 3 बचा, 3 गुणा 3 कितना आया 9, और 1 में 9 का भाग देके देखना, 0.10 बना देगा। 9 एकम 9 एक बार, लगभग 0.11 माइक्रोफैराड आंसर आ सकता है। भाई पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने नहीं की है, पर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दी है कि बिल्कुल हमने जो पढ़ा, जो सीखा, समझा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो नोट करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं इस साइड को, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ेंगे मेरे साथ आप सभी, समझ में आपको बढ़िया ढंग से आ रहा होगा, कमी भी से रह जाए वीडियो दोबारा चलाया करिए। या देखो इतना मुझे तो नहीं लग रहा कि इतना टफ है, जिस तरीके से मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, क्वेश्चंस कराए हैं, आप बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं, 120 स्पेस छूटा हुआ है का संधारित्र, तो बेटा एच तो हो ही नहीं सकता ना, मिसप्रिंटिंग है, माइक्रोफैराड होना चाहिए ये। 120 माइक्रोफैराड का संधारित्र, आपको सी की वैल्यू दी हुई है कितना 120 माइक्रोफैराड, जिसको आप 12 गुणा 10 की घात -5 फैराड लिख सकते हो। बच्चों आप माइक्रो को हटाओगे तो 10 की घात -6 आता है, पर एक जीरो मुझे 120 में नजर आ रही है, तो -6 में से जब एक जीरो हटाएंगे तो -5 ही नजर आएंगे। क्लियर है सी की वैल्यू। आगे बढ़िए, 50 हर्ट्ज के स्रोत से जुड़ा है, उस स्रोत की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है कितनी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज।
यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 5 मेगाहर्ट्ज कर दी जाए तो प्रतिघात में क्या परिवर्तन आएगा। सॉरी, कुछ में जगह छोड़ गया भाई। इसके लिए धारते प्रतिघात का मान ज्ञात करो बच्चों। इसके लिए XC ज्ञात करना है, पहले तो XC ज्ञात करो। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज हो जाए तो प्रतिघात में क्या परिवर्तन आएगा। नई फ्रीक्वेंसी एफ डैश मान लो आप, 5 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है बच्चों 10 की पावर 6 हर्ट्ज। तो प्रतिघात में कितना परिवर्तन आएगा, आपको नई प्रतिघात भी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझे फीलिंग के साथ, क्योंकि मुझे पता है अगर डाटा आपको समझ में आ जाता है कॉन्सेप्चुअली तो आधा क्वेश्चन में तो हुआ मानता हूं भाई। देखो सवाल क्या था, आपको C दे रखा है, F दे रखा है और XC पूछ रहा है। बताओ कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। कुछ भी तो नहीं है इसमें। पहले 3 स्टेप पढ़ करके आप XC बड़ी आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। क्या सूत्र होगा XC का, XC का सूत्र है 1/ωc या 1/2πfc इज इक्वल टू 1/0.2। देखो वैसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो पाई की वैल्यू 22/7 जमा के देखो आप, 22 और बटे का 7 कहां घूम जाएगा ऊपर। फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 50 और C कितना है, धारिता कितनी है 12 × 10⁻⁻5। क्लियर है यहां तक। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सुनना देखिएगा बच्चों। 50 × 2 कितना आया 100। 50 × 2 कितना आया 100। ये 100 यहां एडजस्ट होगा, ये 100 10⁻⁻5 में एडजस्ट होगा, तो कितना बचेगा 10⁻−3। क्या बोल रहा था मैं कि जब हम 50 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और जब 100 को यहां एडजस्ट करोगे 10⁻−5 में तो ये 10⁻−3 नजर आएगा, और जब 10⁻−3 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, और प्लस के 3 का मतलब होगा बच्चों 7000। क्लियर। अब नीचे क्या बचेगा 22 × 12, और 22 × 12 को अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो 12 × 2 24 के 4 हासिल 2, 12 × 2 24 और 2 26, 264। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो इजी होगा शायद। 2 से काटूंगा तो ऊपर कितना आएगा 3500, और 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 132। फिर 2 से कट रहा है देखो, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 1750, और फिर 2 से काटेंगे तो 66 आएगा। क्या देखना बिल्कुल। फिर 2 से कट रहा है 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 875, और ये कितनी बार 33 बार। ये कितनी बार 33 बार। तो 875 को आप 33 से डिवाइड कर लो, 875 को आप 33 से डिवाइड कर लो, तो देखो बच्चों 33 दूआ 66, ठीक है। 87 में से 66 घटाओ तो कितने बचेंगे 66 1 67, 77 87 21 बचेगा 21। 21 में 5 कितना हो जाएगा 215, और 215 का आप 33 से का डिवाइड करोगे तो लगभग 5 नहीं 5 से 115 आएगा, 6 18 7 21 8 लगभग 8 बार। इसका जो आंसर दिया हुआ है कितना दिया है 26.54 ओम। 6 बार जाएगा तो 6 बार जा रहा हो 26.54 ओम। देख लेना मल्टीप्लाई करके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना। C आपको दे रखा था, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, और आपसे XC पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है XC। तो XC कितना है 1/ωc यूज किया और बिल्कुल सरल तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम 5 मेगाहर्ट्ज कर दें तो XC कितना आएगा। इसके 2 तरीके हैं बच्चों करने के। देखो आपको पहले एक तरीका तो इसका यही है जो आपने अभी किया है कि नया XC निकालें तो नई आवृत्ति आ जाएगी, नई आवृत्ति जमाओगे एक नया मान आ जाएगा, हाँ या ना। वैसे अगर मैं थोड़ा स्मार्ट आंसर देना चाहूं, आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे होते ही तो दिमाग लगाना बच्चों, आपने फ्रीक्वेंसी को 50 से 5 × 10⁻6 कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी आपने 10⁻5 बढ़ा दी।
फ्रिक्वेंसी आपने, क्योंकि देख 0 तो पहले से ऑलरेडी है ही है ना, इसमें 10⁻6 आ रही है, मतलब 5 जीरो आपने बढ़ा दी और ये आपको उल्टा दिख रहा है, तो यहाँ 10⁻−5 और आएगा साथ में। अगर इस पॉइंट को यहाँ खिसकाऊंगा, जो भी आपसे एडजस्ट हो, आप जितना हो जाए उतना कर लेना। आंसर 26.54 गुना 10⁻5 है। अगर स्मार्ट देख रहे हो तो, स्मार्ट नहीं देख रहे हो बच्चों तो और भी अपने पास में एक तरीका है, सुनना ध्यान से। चूंकि XC व्युत्क्रमानुपाती है F के, क्या आपको इस फॉर्मूले से नजर आ रहा है? क्या बदल रहा है फ्रीक्वेंसी और परिवर्तन पूछ रहा है XC में, तो क्या फ्रीक्वेंसी आपको XC के व्युत्क्रमानुपाती नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही होगी। नया प्रतिघात पूछ रहा है, तो क्या आप इसकी सहायता से एक सूत्र बना सकते हो बच्चों, XC डैश अपॉन XC। तो व्युत्क्रमानुपाती है तो डैश वाली फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी, सिंपल फ्रीक्वेंसी ऊपर आएगी। तो अगर यहां से आपको XC डैश निकालना है, XC डैश निकालना है, तो देखो XC तो यहां पहुंच जाएगा और F अपॉन F डैश, F अपॉन F डैश। अब इसमें सारी वैल्यू जमा दो आप। तो नया प्रतिघात, पुराना प्रतिघात कितना है? 26.54, और पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 50, और दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 5 गुणा 10⁻6। अब देखना आप आंसर, 5 को मार देगा, 10⁻6 ऊपर जाएगा तो -6, एक जीरो है तो -5, 10⁻5 आपको ऐसा दिख रहा होगा 26.54 गुणा 10⁻5। ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको माइक्रो में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों। माइक्रो में जब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप इसको लिखोगे 265.4, तो 10⁻1 और बढ़ जाएगा, -5 पहले से ही है, एक और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? -6, और -6 को आप क्या कर दोगे? माइक्रो। तो इसका आंसर 256.4 माइक्रो ओम भी आ सकता है। क्लियर है? नोट करते जाए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एक इसकी कैलकुलेशन जरूर थोड़ी अटपटी टेढ़ी सी थी, ऐसे कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, अभी लेटेस्ट जो नीट का पेपर हुआ है, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। एल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सिर्फ एक्स नहीं, सॉरी सी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और XC पूछ रहा है। जिस बच्चे ने नीट दिया हो या नीट का पेपर आपके पास पड़ा हो, आप जरूर देखना, बिल्कुल इस सूत्र पर क्वेश्चन आया है नीट में। और बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन है, और नीट में 3 नंबर पर रैंक कहीं से कहीं चली जाती है। लगेंगे 3 नंबर, बहुत मेहनत से मिलते हैं भाई, है ना। तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो कॉन्सेप्टली आपको समझ में आना चाहिए। नोट करो, मैं ये साफ करता हूं तब तक। 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए मेरे साथ एक बार, फिर करने का प्रयास करेंगे इसको। एक कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, आर दिया हुआ है 10 ओम, सिंपल सी बात है। प्रेरकत्व 0.4 हेनरी है, कैपिटल एल दिया हुआ है बच्चों। इसे 6.5 वोल्ट 30/पाई हर्ज के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। वोल्टेज बिना नाम के, मतलब VRMS, और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। परिपथ में औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे, लिखें आंकड़े। रजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, जो आपको रजिस्टेंस दिया है वो दिया है 10 ओम। प्रेरकत्व दिया हुआ है 0.4 हेनरी, यही है क्या? प्रेरकत्व कितना है? बिल्कुल सही, 0.4 हेनरी। वोल्टेज 6.5, फ्रिक्वेंसी 30/पाई। तो वोल्टेज बिना नाम के है, मतलब VRMS है बच्चों 6.5 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है 30/पाई हर्ट्ज। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 6.5, बिना नाम के है, मतलब VRMS है, और फ्रिक्वेंसी है 30/पाई हर्ट्ज, ठीक है। और आपको निकालना है औसत शक्ति, वह एवरेज पावर लॉस, P एवरेज अपने को फाइंड आउट करना है। समझो सवाल पहले ध्यान से। रेजिस्टेंस है, प्रेरकत्व है, VRMS है, फ्रिक्वेंसी है, तो P एवरेज कैसे निकले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कन्फर्म अटकोगे आप, मेरी गारंटी है। कन्फर्म, एक बार आप ट्राई करके देख लें।
एक बार बच्चों आप ट्राई जरूर करके देख लें इस क्वेश्चन को। बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ना, आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन, आईआईटी के लेवल का है। 12th और नीट तो बहुत दूर रह जाती हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्राई कर पाओ, स्क्रीन पॉज करें बच्चों और एक बार ट्राई जरूर करके देखें। मेरे कहने से ट्राई कर लिया हो तो अब बंदे ईमानदारी से ना बच्चों, मैंने आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया है, तो बिल्कुल इस फॉर्मूले को दिमाग में तुरंत आ जाएगा साहब, BRMS IRMS cos फाई। उम्मीद है आप सभी को ये सूत्र याद भी होगा बच्चों। एवरेज पावर लॉस हमने प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति को बहुत ढंग से पढ़ा है। तो पावर कितनी आती है, BRMS IRMS cos फाई, या इसको मैं P वर्चुअल cos फाई भी कह देता हूं। कई तरीके हैं, अब डिपेंड करेगा कि हमें आंकड़े कौन कौन से दिए गए हैं उसके आधार पर आंसर निकालने की। तो बच्चों आप देखोगे सर BRMS तो डायरेक्ट दिया हुआ है, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, परंतु बच्चों क्या IRMS दिया हुआ है, क्या कहीं नहीं है ही नहीं दूर दूर तक। क्या आपको IRMS नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है साहब। तो फिर क्या करें, तो IRMS निकाला जाए। अब IRMS कैसे निकलता है भाई साहब, IRMS का सूत्र क्या है आपके दिमाग में, बोलो तो दिमाग लगाओ, अभी थोड़ी देर पहले आया था। तो IRMS बराबर BRMS बटे रुकावट। अब ये सर्किट कौन सा है पहले तो वो समझो, R दिया है, L दिया है, मतलब RL सर्किट है, मतलब RL सर्किट है। सुनना बच्चों, एक तरीका तो ये है आप कि आप साइड में IRMS सॉल्व करो, फिर आप IRMS का मान जमाओ उसके अंदर और तब जाकर इसका सॉल्यूशन आएगा। एक हम सूत्र खेल लेते हैं पहले, P एवरेज बराबर BRMS की तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं है, क्योंकि बच्चों BRMS तो हम जानते हैं। प्रॉब्लम किस में आ रही है, IRMS में। और IRMS का सूत्र क्या होगा आपकी नज़र में, हमारी नज़र में IRMS का सूत्र होगा साहब BRMS, क्योंकि जैसा करंट वैसा वोल्टेज, और रुकावट Z कौन सी रुकावट है, RL वाली रुकावट है। आपको कैसे पता RL वाली रुकावट है, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया हुआ है और L दिया हुआ है। अगर साथ में C और होता तो हम इसको RLC कर देते, R और C होता तो इसको RC कर देते। यहां तक कहानी समझ में आई ना। अब फंसोगे तो आप cos फाई में जाकर, फंसोगे तो आप cos फाई में जाकर, cos फाई कहां से लाओगे, विचार तो ये करना है। ये तो फिर भी दिमाग में आ जाता है, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन में मैं आपको करवा चुका हूं कि आपको BRMS वगैरह दिए होते हैं और आप IRMS निकाल लेते हो। ये तो इजी क्वेश्चन था। एवरेज पावर का फॉर्मूला सबको रट गया होगा, BRMS IRMS cos फाई। BRMS दिया हुआ है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। IRMS की जगह पर बच्चों मैंने BRMS अपॉन ZRL जमाया, BRMS अपॉन ZRL। रही बात cos फाई की, तो याद करो cos फाई का मैंने आपको एक सूत्र बताया था, R अपॉन Z। हल्के हल्के हिंट दे दूं किसी को समझना हो तो, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। यहां हम करंट वोल्टेज करंट मान लेते हैं, और इसी दिशा में होगा रेजिस्टेंस का वोल्टेज बच्चों, ठीक है ना। L का वोल्टेज क्या π/2 कौन आगे होगा, और नेट वोल्टेज कुछ यहां आ जाएगा BRL। यही तो कौन है फाई, कलांतर यही तो है ना। तो cos फाई निकालना, तो cos का सूत्र क्या होगा, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। ये है 90 डिग्री, तो आधार तो कितना हो गया आपका रेजिस्टेंस का वोल्टेज, और कर्ण कितना हो गया आपका BRL। क्या इसको मैं IR और इसको मैं IZRL जमा दूंगा, I से I कट जाएगा, तो इसका सूत्र कितना आएगा बच्चों, R अपॉन Z। याद करवाया था मैंने आपको, तो R अपॉन Z, और Z कौन सा, RL। क्योंकि किस सर्किट की बात कर रहे हो आप, RL के। आप याद करिए, जब आपने पावर लॉस पढ़ा था तो उसी लेक्चर में मैंने आपको शक्ति गुणांक पढ़ाया था बच्चों, और शक्ति गुणांक को मैंने आपको 2-3 परिभाषाएं लिखाई थी, और मैंने आपको सूत्र लिखाया था R अपॉन Z। बताओ ये कहानी समझ में आई क्या नहीं आई। चाहो तो ZRL लगाओ मत लगाओ, इस बात से कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है। तो जो नेट पावर का सूत्र निकल के आया P एवरेज का, ये आएगा बच्चों V² RMS
N2 में रेजिस्टेंस अपॉन जेड स्क्वायर आर एल। क्या आएगा बच्चों? जेड स्क्वायर आर एल। ये सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब आप ऐसे सूत्रों को रट नहीं सकते भाई, आप सूत्रों को रट नहीं सकते। ये तो सूत्र आया है, अभी कोई नया सर्किट बन जाए और कुछ नई चीजें दे दे, अभी मान लो वो IRMS देता, BRMS नहीं देता, तो फिर मुझे BRMS निकालना पड़ता, IRMS गुना जेड से। तो आप इस तरह सूत्रों को रट नहीं सकते, समझ सकते हो बच्चों। अगर ये सूत्र समझ में आ गया है तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो साइड में ZRL निकाल लो या डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। तो मेरी सलाह है कि ZRL तो निकालने में फायदा है। जब आप ZRL के पास जाओगे तो ये कहेगा अंडर रूट में आर स्क्वायर। अच्छा, ZRL क्या, जेड स्क्वायर आर एल ही निकाल लो ना डायरेक्ट, क्योंकि चाहिए तो आपको जेड स्क्वायर आर एल। देखो चलो यार, रहने दो, मैं इसको साफ कर देता हूं ना, ताकि ढंग से आपको समझ में आ सके। देखिए, तो ऐसा करो, अभी तक तो हम सूत्र वगैरह बना रहे थे इसके। सबसे पहले BRMS मेरे पास में है बिल्कुल 6.5, रेजिस्टेंस मेरे पास में है। आप जेड स्क्वायर आर एल निकाल ही लो यार, जेड स्क्वायर आर एल। वैसे जेड का सूत्र होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, पर स्क्वायर की वजह से बच्चों ये अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और क्या XL ओमेगा एल होता है? बहुत लंबा सवाल जाने वाला है ना। आर स्क्वायर प्लस XL ओमेगा एल का स्क्वायर, ओमेगा 2 पाई एफ, 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, 2 पाई एफ एल का स्क्वायर। सही है क्या? सारे आंकड़े जमा हो, बहुत लंबा हो गया है ना, होगा भाई, कुछ नहीं कर सकते हम। जेड स्क्वायर आर एल की वैल्यू कितनी आएगी? रेजिस्टेंस कितना है? 10, 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100 प्लस 4 गुना 3.14 पाई स्क्वायर, याद है ना 9.86 होता है, मैं लगभग 10 मान लेता हूं, आगे देखेंगे। एफ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, तो बच्चों देखो 30 बटे पाई का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर तो 900, और नीचे पाई स्क्वायर, और एल स्क्वायर, एल है 0.4 मतलब 4 बटे 10 मतलब 16 बटे 100। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? समझो आप ध्यान से, आपको ZRL निकालना है पहले। एक्चुअल में ZRL तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर होता है, पर जेड स्क्वायर की वजह से रूट हट गया। XL अपन ने ओमेगा एल 2 पाई एफ एल सबके स्क्वायर कर दिए, 100, सारे मान जमाए। देखो और अच्छी कैलकुलेशन, पाई स्क्वायर ने पाई स्क्वायर को मार दिया, पाई स्क्वायर ने पाई स्क्वायर को मार दिया, 2 जीरो ने 2 जीरो को भी मार दिया। हाँ या ना? कितना आता है बच्चों? जेड स्क्वायर आर एल कितना आएगा? 100 तो अपना ही है, प्लस देखो ऐसा करो, क्या ठीक रहेगा? 16 का 9 से गुणा कर लो, 16 ढाई 160 होते हैं, और 16 घटा दो, 160 में 16 घटा दो, तो ये कितना आएगा? 144। सही है? 50 60 सही है, 144। 16 गुना 9 144 गुना 4, कहने का मतलब 100 तो अपना है ही है। 16 के 6 हासिल 1, 16 और 17 के 7 हासिल 1, 4 और 1 576, तो ये आया बच्चों 676। जेड स्क्वायर कितना आ रहा है? 676। मान अगर अब जमाऊं मैं पी एवरेज के लिए, तो वी स्क्वायर आर एम एस कितना है? 6.5। तो बच्चों इसको आप लिखोगे 65 गुना 65 गुना 10 की घात -2 वी स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से, वटे जेड स्क्वायर आर एल कितना है? 676। तो अब तो देखो ढंग से सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई साहब। पी एवरेज बराबर 65 गुना 65, देखें कितना आ रहा है? कट रहा है किसी से? कट तो नहीं रहा है। देखो 65 गुना 65 देखना कितना आ रहा है? 65 गुना 65, 25 के 5 हासिल 2, 6 पंजे 30, 2 32, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 36 और 3 39, 5 2 2 42 25 कितना आ रहा है बच्चों? और देखो 42 25 में ध्यान सुनना, 10 की घात -1 मतलब ये आ रहा है बच्चों 422.5 बटे 676 वाट। अब आगे सॉल्व हो जाए तो ठीक, बाकी बुक में क्या आंसर है इसका? बुक में इसका आंसर है, कहाँ गया? 5/8
8 से कट रहा है कि 6 तो देखना 47 6 48 56 64 8 64 के बाद कितना बचेगा 3 36 कट रहा है साहब बिल्कुल 8 से कट रहा है और 8 से 42 कट रहा है क्या 40 हाँ लगभग कोई दिक्कत नहीं छोड़ो नहीं कटेगा एग्जैक्ट नहीं कटेगा तो आप आंसर इतना ही छोड़ देना ठीक है। बाकी सवाल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया कंपटीशन एग्जाम में तो क्या ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन देखकर इतनी सारी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती बात मेन थी ये सूत्र प्राप्त करना अगर इसको सवाल इजी करना होता तो ये BRMS वगैरह के कुछ ऐसे आंकड़े देगा जो आपसे इजीली सॉल्व हो रहे होंगे ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों ये देखो काफ़ी टाइम हो गया है ना आज तो चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा कल ही हो पाएगा भाई और काम के क्वेश्चन यही थे ना। देखो आगे जितने आपसे क्वेश्चन हो जाएं कितने क्वेश्चन हैं टोटल 15 हैं जितने आपसे इजी कैलकुलेट हो रहे हो आप कर लेना है ना। बाकी अगली वीडियो में अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे है ना बाकी का अपन देखेंगे अपनी अगली क्लास में। अब आप इनको नोट कर लें एक बार ढंग से।